एक बार की बात है, राजा शहजाद नाम का एक राजा था। वह अपने राज्य में अपनी निष्पक्षता और न्याय के लिए जाना जाता था। उसका राज्य खुशियों और आनंद से भरा हुआ था। लोग उससे प्यार करते थे और वह भी उनसे प्यार करता था। एक दिन राजा शहजाद ने एक बक्सा बनाया और उस पर एक छोटा सा दरवाजा लगा दिया। उसने लोगों को बुलाया और कहा, जो कोई भी मेरे बक्से में कुछ डालेगा उसे और भी बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन इसमें अच्छी चीजें डालना जरूरी है, नहीं तो आपको बुरी चीजें मिलेंगी। लोगों ने सोचा कि यह उनके लिए एक बढ़िया मौका है। उन्होंने बक्से में सोना, जवाहरात और पैसे डालना शुरू कर दिया। लेकिन एक गरीब आदमी ने बक्से में एक छोटा सा कागज डाल दिया जिस पर लिखा था, जैसा बोओगे वैसा ही पाओगे। राजा शहजाद ने देखा कि लोगों ने बक्से में बहुत सारा सोना और पैसा डाल दिया है, लेकिन उसने गरीब आदमी का कागज देखा और सोचा कि यह क्या है। उसने गरीब आदमी को बुलाया और पूछा, तुमने यह कागज मेरे बक्से में क्यों डाला? गरीब आदमी ने कहा, महाराज, मैंने सुना है कि जैसा बोओगे वैसा ही पाओगे। मैंने सोचा कि अगर मैं अच्छा करूंगा तो मुझे अच्छा ही मिलेगा। मैंने अपने गांव में सभी की मदद की है और कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाई। राजा शहजाद ने गरीब आदमी की बात सुनी और उसे लगा कि यह सच है। उसने लोगों को बुलाया और कहा, जो कोई भी मेरे बक्से में अच्छी चीजें डालेगा उसे और भी ज्यादा मिलेगा, और जो कोई भी मेरे बक्से में बुरी चीजें डालेगा उसे कम और कम मिलेगा। मैं चाहता हूँ कि आप सभी अच्छे काम करें और एक दूसरे की मदद करें। लोगों ने राजा की बात सुनी और बक्से में अच्छी चीजें डालना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने गांव में सभी की मदद की और कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाई। जब उन्होंने बक्से में अच्छी चीजें डाली तो यह बढ़ गई, और जब उन्होंने बक्से में बुरी चीजें डाली तो यह कम हो गई। एक दिन एक अमीर आदमी ने बक्से में बहुत सारा सोना डाला, लेकिन उसने कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाई। राजा शहजाद ने देखा कि अमीर आदमी ने बक्से में सोना डाला था और कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाई। उसने अमीर आदमी को बुलाया और कहा, तुमने मेरे बक्से में सोना डाला है और कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाई है, तुम्हें अच्छी चीजें मिलेंगी। अमीर आदमी ने कहा, महाराज, मैंने सुना है कि जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। मैंने सोचा कि अगर मैं अच्छा करूंगा तो मुझे अच्छा ही मिलेगा। राजा शहजाद ने अमीर आदमी की बात सुनी और सोचा कि यह सच है। उसके बाद राजा शहजाद ने एक नया नियम बनाया। उन्होंने कहा कि जो कोई लोगों की मदद करता है वह डिब्बे में अच्छी चीजें डाल सकता है, और जो कोई लोगों को दुख पहुंचाता है वह डिब्बे में बुरी चीजें डाल सकता है। लोगों ने राजा के नियम को सुना और अपने गांव में सभी की मदद की। उन्होंने कभी किसी को दुख नहीं पहुंचाया। जब उन्होंने डिब्बे में अच्छी चीजें डाली तो यह बढ़ गई, और जब उन्होंने डिब्बे में बुरी चीजें डाली तो यह घट गई। एक दिन एक बुरे आदमी ने डिब्बे में बुरी चीजें डाल दी। उसने लोगों को दुख पहुंचाया और लोगों ने उसे कभी माफ नहीं किया। राजा शहजाद ने देखा कि डिब्बे में कमी आ गई है और उसने बुरे आदमी को बुलाया। उसने कहा, तुमने मेरे डिब्बे में बुरी चीजें डाली हैं और लोगों को दुख पहुंचाया है, तुम्हें बुरी चीजें मिलेंगी। बुरे आदमी ने कहा, महाराज, मैंने गलती की है, मैं अच्छा करूंगा और लोगों की मदद करूंगा। राजा शहजाद ने बुरे आदमी की बात सुनी और सोचा कि यह सच है। उसने कहा, ठीक है, अच्छा करो और लोगों की मदद करो, तुम्हें अच्छी चीजें मिलेंगी। बुरे आदमी ने अच्छा किया और लोगों की मदद की। उसने कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाई। जब उसने अच्छी चीजें डिब्बे में डाली तो वह बढ़ गई, और जब उसने बुरी चीजें डिब्बे में डाली तो वह घट गई। कहानी का नैतिक, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। अगर हम अच्छा करेंगे तो हमें अच्छा मिलेगा, और अगर हम बुरा करेंगे तो हमें बुरा मिलेगा। हम सभी को अच्छा करना चाहिए और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो कृपया इसे लाइक करें और अधिक आकर्षक सामग्री के लिए हमारे चैनल हिंदी कहानी सेंटर की सदस्यता लें। सदियों पहले एक घने और अंधेरे जंगल में कठोर सर्दियों की हवाओं से बचने के लिए बंदरों का एक समूह आया था। मैक्स नामक एक शरारती अल्फा बंदर के नेतृत्व में समूह ने ठंडी रातों में जीवित रहने के लिए संघर्ष किया। एक शाम
जब वे गर्मी के लिए एक साथ इकट्ठे हुए तो उन्होंने दूर से एक जुगनू को टिमटिमाते हुए देखा। आग, 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 हमारे पास आग है, बंदरों ने एक स्वर में कहा। उनकी आंखें उत्साह से चमक रही थीं। उन्होंने पहले कभी आग नहीं देखी थी, लेकिन वे जानते थे कि यह गर्मी और जीवित रहने की कुंजी है। मैक्स, हमेशा आशावादी, ने घोषणा की, हम उस आग को पकड़ लेंगे और इसे अपना बना लेंगे। हम जंगल में सबसे गर्म बंदर होंगे। 2 जिज्ञासु बंदर, मैंगो और मिस्टी, ने जुगनू को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन वह भाग गया, जिससे वे निराश हो गए। समूह ने अपनी खोज जारी रखी। उन्हें विश्वास था कि आग उनकी पहुंच में है। उन्होंने जंगल के फर्श को छान मारा, आग के किसी भी संकेत की तलाश में। अगली रात उन्होंने अंधेरे में नाचते हुए कई जुगनू देखे। कई असफल प्रयासों के बाद वे कुछ को पकड़ने में कामयाब रहे और उन्हें जमीन में खोदे गए एक गड्ढे में डाल दिया। बंदरों ने बारी बारी से जुगनू पर फूंक मारी, उन्हें जलाने की कोशिश की, इस बात से पूरी तरह अनजान कि वे वास्तव में कीड़े थे। पास की एक शाखा पर बैठी ओलवेन नामक एक बुद्धिमान बूढ़ी उल्लू ने बंदरों की हरकतों को मनोरंजन और चिंता के मिश्रण के साथ देखा। वह कई सालों से जंगल में रह रही थी और प्राकृतिक दुनिया के रहस्यों को जानती थी। वह उन्हें चेतावनी देने के लिए उड़कर नीचे आई। अरे, वे अंगारे नहीं हैं, वे जुगनू हैं। आपको उनसे आग नहीं मिलेगी, आप केवल खुद को थका देंगे। बंदरों ने ओलवेन का उपहास किया। उन्हें यकीन था कि वे बेहतर जानते हैं। मैक्स ने पलटवार किया। अपना काम करो बूढ़े उल्लू, तुम्हें आग बनाने के बारे में कुछ भी नहीं पता, हम यहाँ विशेषज्ञ हैं। दूसरे बंदरों ने कहा, हाँ, हमारे पास ये है, हम तुम्हें दिखाएंगे कि आग कैसे बनाई जाती है। ओलवेन ने जोर देकर कहा, बंदरों, कृपया सुनो, तुम अपनी ऊर्जा बर्बाद कर रहे हो। ठंड से बचने के लिए पास की गुफा में शरण लो। तुम्हें उन मक्खियों से आग नहीं मिलेगी। मेरा विश्वास करो, मैं जानता हूं कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। बंदरों ने ओलवेन की चेतावनियों को अनदेखा कर दिया। अपनी गलती स्वीकार करने में बहुत गर्व महसूस कर रहे थे। जैसे जैसे रात बढ़ती गई, वे थकते गए। ठंडी हवा में उनकी सांसें दिखाई देने लगी। जुगनू में जान फूंकने के उनके प्रयासों का नतीजा केवल एक हल्की गुनगुनाहट की आवाज के रूप में सामने आया और कीड़ों की कोमल चमक फीकी पड़ने लगी। आधी रात तक जब उनके प्रयासों से निराशा के अलावा कुछ नहीं मिला, तब उन्हें ओलवेन के शब्दों में सच्चाई का एहसास हुआ। हारकर बंदर ठंड से बचने के लिए गुफा की ओर बढ़े। जब वे एक साथ इकट्ठे हुए तो उन्होंने अपनी मूर्खता और ओलवेन की सलाह की बुद्धिमत्ता को स्वीकार किया। मैक्स, अल्फा बंदर, शर्म से अपना सिर झुका रहा था। हम इतने अंधे थे, हमें ओलवेन की बात सुननी चाहिए थी। वह जानती थी कि वह किस बारे में बात कर रही है। बाकी बंदरों ने सहमति में सिर हिलाया। उनकी आंखें नीचे झुकी हुई थीं। गुफा के बाहर बैठी ओलवेन अपनी आंखों में एक ज्ञान भरी चमक के साथ बंदरों को देख रही थी। उसने कई जीवों को एक ही गलती करते देखा था और वह खुश थी कि उन्होंने अपना सबक सीख लिया था। उस दिन के बाद से बंदरों ने दूसरों से सलाह लेने का एक सचेत प्रयास किया, यह समझते हुए कि कभी कभी मदद मांगना ठीक है और ज्ञान अप्रत्याशित स्रोतों से आ सकता है। और ओलवेन, बुद्धिमान बूढ़ा उल्लू, झुंड का एक सम्मानित दोस्त और संरक्षक बन गया। जब भी उन्हें जरूरत होती, मार्गदर्शन प्रदान करता। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो कृपया इसे लाइक करें और अधिक आकर्षक सामग्री के लिए हमारे चैनल हिंदी कहानी सेंटर की सदस्यता लें। जैसे ही सज्जन हाथी शिविर से गुजरे, वे राजसी जीवों के विशाल आकार और ताकत से चकित रह गए। उनकी भूरी त्वचा सूरज की रोशनी में चमक रही थी और उनके दांत हाथी दांत की तरह चमक रहे थे। लेकिन जिस बात ने उनका ध्यान खींचा वह यह था कि हाथियों को भारी जंजीरों या लोहे के पिंजरों से बंदी नहीं बनाया गया था। इसके बजाय उनके एक पैर में रस्सी का एक छोटा सा टुकड़ा बंधा हुआ था जो उन्हें भागने से रोक रहा था।
सज्जन समझ नहीं पाए कि हाथी रस्सी से मुक्त होकर भाग क्यों नहीं गए। उनके पास इतनी ताकत, शक्ति और आकार था कि वे आसानी से रस्सी तोड़कर भाग सकते थे। फिर भी वे वहीं खड़े रहे, शांति से घास चबाते रहे, कभी भी मुक्त होने का प्रयास नहीं किया। जिज्ञासा ने उन पर काबू पा लिया और वे एक प्रशिक्षक के पास गए जो हाथियों को खिलाने में व्यस्त था। माफ करें, उन्होंने पूछा, मुझे समझ में नहीं आता कि ये हाथी रस्सी तोड़कर भाग क्यों नहीं जाते। वे इतने मजबूत हैं कि लगता है कि उनके लिए यह आसान होगा। प्रशिक्षक ने जानबूझकर मुस्कुराते हुए कहा, आह मेरे दोस्त, यह हाथियों की शारीरिक शक्ति के बारे में नहीं है, यह उनकी मानसिकता के बारे में है। आप देखिए, जब ये हाथी छोटे होते हैं तो हम उन्हें उसी आकार की रस्सी से बांधते हैं। उस उम्र में वे छोटे और कमजोर होते हैं और रस्सी उन्हें रोकने के लिए पर्याप्त होती है। लेकिन जैसे जैसे वे बड़े और मजबूत होते जाते हैं, उन्हें यह विश्वास हो जाता है कि रस्सी अभी भी उन्हें रोक सकती है। लेकिन वे बस मुक्त क्यों नहीं हो जाते? सज्जन ने हैरान होकर पूछा। ठीक है, प्रशिक्षक ने समझाया, ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्हें बचपन में फंसे और असहाय होने का एहसास याद है। वे रस्सी को सीमित होने और भागने में असमर्थ होने से जोड़ते हैं। भले ही वे मजबूत हो गए हों, फिर भी उन्हें लगता है कि रस्सी में उन्हें रोकने की शक्ति है। सज्जन ने इस बारे में एक पल के लिए सोचा। उन्होंने महसूस किया कि यही सिद्धांत मनुष्यों पर भी लागू होता है। कितनी बार उन्होंने अपने विश्वासों और सीमाओं के कारण खुद को पीछे रखा था। कितनी बार उन्होंने डर और संदेह को अपने सपनों को प्राप्त करने से पीछे रहने दिया था। मैं समझता हूं, उन्होंने सिर हिलाते हुए कहा। तो ऐसा लगता है कि वे अपने ही दिमाग में फंस गए हैं। बिल्कुल, प्रशिक्षक ने कहा। वे अपने स्वयं के विश्वासों और धारणाओं से सीमित हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि उनके पास मुक्त होने की शक्ति है। उन्हें बस इसे महसूस करने की जरूरत है। सज्जन ने हाथी शिविर को एक नई समझ के साथ छोड़ दिया। उन्होंने महसूस किया कि उन्हें भी अपने विश्वासों और सीमाओं ने पीछे रखा था, लेकिन उन्हें यह भी पता था कि उनके पास मुक्त होने की शक्ति है। जब तक उन्हें खुद पर विश्वास है, वे जो भी मन में ठान लें उसे हासिल कर सकते हैं। उस दिन से सज्जन ने अपने स्वयं के विश्वासों और सीमाओं को चुनौती देने के लिए सचेत प्रयास किया। उन्होंने खुद को नई चीजें आजमाने, जोखिम उठाने और आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित किया। और वह हाथियों से सीखी गई इस सीख को कभी नहीं भूला कि उसे रोकने वाली एकमात्र चीज उसका अपना मन था। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो कृपया इसे लाइक करें और अधिक आकर्षक सामग्री के लिए हमारे चैनल हिंदी कहानी सेंटर की सदस्यता लें। वेलकम बैक दोस्तों, हिंदी कहानी सेंटर में आपका इंतजार था। आज हम लाए हैं एक नया कहानी जो आपको पसंद आएगी। आज की कहानी है एक बहुत ही रोमांचक, जो आपको अपने दिल की गहराई में ले जाएगी। तो उठाएं अपने हेडफोन और सुनिए हमारी नई कहानी। और शुरू। छोटी लड़की और मशरूम, ये गर्मियों की एक खूबसूरत सुबह थी जो बाहर घूमने के लिए एकदम सही थी। दो बहनें मशरूम चुनने के लिए बाहर गई थीं और अब टोकरियां भरकर मशरूम लेकर घर जा रही थीं। वे रास्ते में गाने गाती और एक दूसरे के साथ खेलती रहीं। जल्द ही वे एक ऐसे स्थान पर पहुंच गईं जहां उन्हें रेलवे ट्रैक पार करना था। उन्होंने इसे पार करने के बारे में 2 बार नहीं सोचा, क्योंकि वहां कोई ट्रेन नहीं आ रही थी और उन्हें कोई सीटी भी नहीं सुनाई दे रही थी। वे धीरे धीरे ट्रैक पार करने के लिए तटबंध पर चढ़ गईं, इस बात का ध्यान रखते हुए कि टोकरियां गिर न जाएं।
वह ट्रैक के बहुत करीब थे और छोटी बहन इसे पार करने ही वाली थी कि उन्हें ट्रेन का अलग हॉर्न सुनाई दिया। बड़ी बहन डर गई और वापस भाग गई। उसे लगा कि छोटी बहन उसका पीछा कर रही है। वह पीछे मुड़ी और अपनी छोटी बहन को अभी भी ट्रैक पार करते हुए देखकर चौंक गई। यहाँ वापस आओ, जल्दी से वापस भागो, वह चिल्लाई। ऐसा लग रहा था कि छोटी लड़की अपनी बहन की आवाज नहीं सुन पा रही थी। वह अभी भी अपने छोटे पैरों से ट्रैक पार करने और टोकरी को पकड़ने पर ध्यान केंद्रित कर रही थी। फिर वह फिसलकर पटरी पर गिर गई, जिससे उसके मशरूम इधर उधर बिखर गए। वह बैठ गई और उन्हें उठाकर अपनी टोकरी में रखने लगी। इस बीच बड़ी बहन पागल हो गई थी। वह रोती चीखती रही, अपनी छोटी बहन को मशरूम छोड़कर वापस भाग जाने के लिए कहती रही, लेकिन ऐसा लग रहा था कि छोटी बहन उसकी आवाज नहीं सुन पा रही थी। लड़की को देखकर इंजन ड्राइवर घबरा गया और उसने पूरी ताकत से सीटी बजाई, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसने सीटी नहीं सुनी। उसकी बहन अब घबराहट में जोर जोर से रोने लगी, जबकि छोटी बहन अपने हाथों और घुटनों के बल पर पटरियों के बीच से रेंगकर बाकी मशरूम उठाने लगी। इंजन ड्राइवर असहाय था, क्योंकि उसके लिए इंजन को अचानक रोकना संभव नहीं था। उसने जितनी जोर से हो सका सीटी बजाई, लेकिन इंजन छोटी लड़की के ऊपर से लुढ़क गया। बड़ी बहन ने अपने कांपते हाथों से अपना चेहरा पकड़ लिया और फूट फूट कर रोने लगी। यात्री भी उस दृश्य के बारे में सोचकर घबरा गए, जिसे उन्हें देखना होगा। गार्ड ट्रेन के अंत में भाग कर गया, यह देखने के लिए कि छोटी लड़की के साथ क्या हुआ। जब ट्रेन गुजरी तो सभी ने उसे पटरियों के बीच चुपचाप लेटे हुए देखा। उसका चेहरा नीचे झुका हुआ था। फिर उसने अपना सिर उठाया, अपने घुटनों पर उछली और बचे हुए मशरूम इकट्ठा करना शुरू कर दिया। बड़ी बहन उसकी ओर दौड़ी, उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया और चूमा। खुशी से रोते हुए उनके छोटे गालों पर खुशी के आंसू बह रहे थे। उस पल से पहले कभी भी दो आत्माएं इतनी खुशी से एक नहीं हुई थीं। उसने अपनी छोटी बहन से वादा किया कि उसके बाद वह रेलवे लाइन पार करते समय उसका हाथ कसकर पकड़ेगी। फिर दोनों बहनों ने बचे हुए सभी मशरूम उठाए और हाथ में हाथ डालकर गंभीरता से घर वापस चली गईं। वे वास्तव में दो आत्माएं थीं, जो कुछ वर्षों के अंतराल में अपनी उम्र से ज्यादा समझदार हो गई थीं। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो कृपया इसे लाइक करें और अधिक आकर्षक सामग्री के लिए हमारे चैनल हिंदी कहानी सेंटर की सदस्यता लें। वेलकम बैक दोस्तों, हिंदी कहानी सेंटर में आपका इंतजार था। आज हम लाए हैं एक नया कहानी जो आपको पसंद आएगी। आज की कहानी है एक बहुत ही रोमांचक, जो आपको अपने दिल की गहराई में ले जाएगी। तो उठाएं अपने हेडफोन और सुनिए हमारी नई कहानी और शुरू करते हैं। अली बाबा और 40 चोर। कहानी अब्बासिद काल के दौरान बगदाद में घटित होती है। अली बाबा और उनके बड़े भाई कासिम अली बाबा और 40 चोरों के बेटे हैं। अपने पिता की मृत्यु के बाद लालची कासिम एक अमीर महिला से शादी करता है और अपने पिता के व्यवसाय को आगे बढ़ाते हुए संपन्न हो जाता है। लेकिन अली बाबा एक गरीब महिला से शादी करता है और लकड़हारे का व्यवसाय करता है। एक दिन अली बाबा जंगल में जलाऊ लकड़ी इकट्ठा करने और काटने के काम में लगा होता है और वह 40 चोरों के एक समूह को अपने खजाने की दुकान पर आते हुए सुनता है। खजाना एक गुफा में है, जिसका मुंह जादू से बंद है। ये खोलो सिम सिम शब्दों पर खुलता है और बंद करो सिम सिम शब्दों पर खुद को बंद कर लेता है। जब चोर चले जाते हैं तो अली बाबा खुद गुफा में प्रवेश करते हैं और खजाने का कुछ हिस्सा घर ले जाते हैं। अली बाबा सोने के सिक्कों की इस नई दौलत को तौलने के लिए अपनी भाभी का तराजू उधार लेते हैं। अली को पता नहीं, वह तराजू में मोम की एक बूंद डालती है ताकि पता लगा सके कि अली उनका इस्तेमाल किस लिए कर रहा है, क्योंकि वह यह जानने के लिए उत्सुक है कि उसके गरीब बहनोई को किस तरह का अनाज नापने की जरूरत है। उसे आश्चर्य होता है कि उसे तराजू में एक सोने का सिक्का चिपका हुआ मिलता है और वह अपने पति अली बाबा के अमीर और लालची भाई कासिम को बताती है।
अपने भाई के दबाव में अली बाबा गुफा का रहस्य बताने के लिए मजबूर होता है। कासिम गुफा में जाता है और जादुई शब्दों के साथ प्रवेश करता है, लेकिन खजाने के लिए अपने लालच और उत्साह में जादुई शब्दों को भूल जाता है और फिर से वापस बाहर निकल जाता है। चोर उसे वहां पाते हैं और उसे मार देते हैं। जब उसका भाई वापस नहीं आता है तो अली बाबा उसे खोजने के लिए गुफा में जाता है और शरीर को टुकड़ों में काटता हुआ पाता है और प्रत्येक टुकड़े को गुफा के प्रवेश द्वार के ठीक अंदर प्रदर्शित किया जाता है ताकि भविष्य में इस तरह के किसी भी प्रयास को हतोत्साहित किया जा सके। अली बाबा शव को घर ले आता है, जहां वह कासिम के घर की एक चतुर दासी मोर्गियाना को दूसरों को यह विश्वास दिलाने का काम सौंपता है कि कासिम की मृत्यु स्वाभाविक रूप से हुई है। सबसे पहले मोर्गियाना एक औषधालय से दवाइयां खरीदती है और उसे बताती है कि कासिम गंभीर रूप से बीमार है। फिर उसे बाबा मुस्तफा के नाम से जाना जाने वाला एक बूढ़ा दर्जी मिलता है, जिसे वह पैसे देती है, उसकी आंखों पर पट्टी बांधती है और कासिम के घर ले जाती है। वहां रात भर दर्जी कासिम के शरीर के टुकड़ों को फिर से सिल देता है ताकि किसी को शक न हो। अली और उसका परिवार बिना किसी अजीब सवाल पूछे कासिम को उचित तरीके से दफनाने में सक्षम हो जाता है। शरीर गायब देखकर चोरों को एहसास होता है कि अभी किसी और व्यक्ति को उनका रहस्य पता होना चाहिए और वे उसे ढूंढने निकल पड़ते हैं। चोरों में से एक शहर में जाता है और बाबा मुस्तफा से मिलता है, जो बताता है कि उसने अभी अभी एक मृत व्यक्ति के शरीर को फिर से सिल दिया है, यह महसूस करते हुए कि मृत व्यक्ति चोरों का शिकार रहा होगा। चोर बाबा मुस्तफा से उस घर का रास्ता दिखाने के लिए कहता है जहां यह काम किया गया था। दर्जी की आंखों पर फिर से पट्टी बांध दी जाती है और इस अवस्था में वह अपने कदम पीछे खींचकर घर ढूंढने में सक्षम हो जाता है। चोर 40 चोरों के चिन्ह से दरवाजे पर निशान लगाता है। योजना ये है कि दूसरे चोर उस रात वापस आई और घर में सभी को मार डाले। हालांकि चोर को मोर्गियाना ने देख लिया है और वह अपने मालिक के प्रति वफादार है। पड़ोस के सभी घरों पर एक जैसे निशान लगाकर उसकी योजना को विफल कर देती है। जब उस रात 40 चोर वापस आते हैं तो वे सही घर की पहचान नहीं कर पाते हैं और मुख्य चोर छोटे चोर को मार देता है। अगले दिन एक और चोर बाबा मुस्तफा के पास फिर से आता है और फिर से कोशिश करता है, लेकिन इस बार अली बाबा के सामने के दरवाजे पर पत्थर की सीढ़ी से एक टुकड़ा टूट जाता है। फिर से मोर्गियाना बाकी सभी दरवाजों पर इसी तरह के निशान बनाकर योजना को विफल कर देती है। दूसरे चोर को भी उसकी मूर्खता के लिए मार दिया जाता है। अंत में मुख्य चोर खुद जाकर तलाश करता है। इस बार वह अली बाबा के घर के बाहरी हिस्से के हर विवरण को याद कर लेता है। चोरों का सरदार अली बाबा के आतिथ्य की आवश्यकता वाले एक तेल व्यापारी होने का दिखावा करता है। अपने साथ 40 चोरों को तेल के बर्तनों में छिपाकर लाता है, जिसमें 38 तेल के बर्तन भरे होते हैं। बदला लेने के लिए कुछ समय बाद चोर खुद को एक व्यापारी के रूप में स्थापित करता है। अली बाबा के बेटे, जो अब दिवंगत कासिम के व्यवसाय का प्रभारी है, से दोस्ती करता है और अली बाबा के घर पर रात के खाने के लिए आमंत्रित किया जाता है। मोर्गियाना चोर को पहचान लेती है, जो खाने वालों के लिए खंजर के साथ नृत्य करती है, और जब चोर बेखबर होता है तो उसे खंजर के दिल में घोंप देती है। अली बाबा पहले तो मोर्गियाना से नाराज होता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि चोर ने उसे मारने की कोशिश की है तो वह मोर्गियाना को आजाद कर देता है और उसकी शादी अपने बेटे से करा देता है। फिर अली बाबा ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति रह जाता है जो गुफा में मौजूद खजाने का रहस्य जानता है और उसे कैसे पाना है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो कृपया इसे लाइक करें और अधिक आकर्षक सामग्री के लिए हमारे चैनल हिंदी कहानी सेंटर की सदस्यता लें। यह वीडियो आपके कमेंट के कारण बनाया गया है। अगर आपके पास भी कोई कहानी है और आप उस पर वीडियो बनाना चाहते हैं तो कृपया हमें इस ईमेल पर भेजें money323@gmail.com। या अगर आपके पास कोई विचार है तो कृपया टिप्पणी करें और जल्द ही आपके विषय पर एक वीडियो बनाया जाएगा। एक बार की बात है
एक छोटे से गांव में अली और अहमद नाम के दो अभिन्न मित्र रहते थे। वे बचपन से ही दोस्त थे। हर खुशी और दुख में एक दूसरे का साथ देते थे। गांव वाले अक्सर उनकी दोस्ती की मिसाल देते थे। अली और अहमद की दोस्ती बहुत गहरी थी। एक अमीर जमींदार का बेटा अली और एक गरीब किसान का बेटा अहमद, दोनों ने अपने मतभेदों को कभी अपने रिश्ते पर हावी नहीं होने दिया। अली अक्सर अपनी दौलत से अहमद की मदद करता था, जबकि अहमद अपनी मेहनत और लगन से अली को प्रेरित करता था। एक दिन गांव पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा था। दूर के शहर से आए राहील नाम के दुश्मन ने गांव पर कब्जा करने की धमकी दी। उसने अराजकता और अस्थिरता पैदा की, जिससे सभी की जान जोखिम में पड़ गई। इस चुनौतीपूर्ण समय में अहमद और अली ने गांव वालों को एकजुट करने का फैसला किया। अली ने अपनी दौलत से जरूरी सामान जुटाया और अहमद के साथ मिलकर दुश्मन का सामना करने की तैयारी शुरू कर दी। एक कुशल योद्धा होने के नाते अहमद ने गांव वालों को प्रशिक्षित किया और उनकी रक्षा की रणनीति बनाई। जब दुश्मन गांव के पास पहुंचा तो गांव वाले डर और चिंता से भर गए। अहमद और अली ने उन्हें उम्मीद दी, उन्हें एकजुट होने और खतरे का सामना करने के लिए प्रेरित किया। अहमद ने अपनी सेना का नेतृत्व सामरिक विशेषज्ञता के साथ किया, जबकि अली ने अपने संसाधनों से गांव की सुरक्षा को मजबूत किया। राहील की सेना के खिलाफ लड़ाई कठिन थी। राहील की सेना मजबूत और सुव्यवस्थित थी, लेकिन अहमद और अली ने हर चुनौती का सामना साहस और रणनीति के साथ किया। अहमद की सेना ने अपने कौशल का प्रभावी ढंग से उपयोग किया, जबकि अली ने अपने वित्तीय संसाधनों से उनका समर्थन किया। एक लंबी और भीषण लड़ाई के बाद अहमद और अली दुश्मन को हराने में कामयाब रहे। राहील और उसकी सेना को खदेड़ दिया गया और गांव में शांति और अमन लौट आया। ग्रामीणों ने अहमद और अली की बहादुरी और दोस्ती की प्रशंसा की। उन्होंने देखा कि मजबूत दोस्ती और एकता के साथ कोई भी कठिनाई असंभव नहीं है। अहमद और अली की दोस्ती गांव के लिए एक आदर्श बन गई। उनकी कहानी हर ग्रामीण तक पहुंची, जिसने सिखाया कि सच्ची दोस्ती वह है जो सबसे कठिन समय में भी आपके साथ खड़ी हो, और ऐसी दोस्ती को संजोकर रखना चाहिए। आज भी अहमद और अली की कहानी गांव में सुनाई जाती है। यह एक सबक है कि सच्ची दोस्ती का मतलब है हर मुश्किल में एक दूसरे का साथ देना। उनकी दोस्ती ने न केवल गांव को दुश्मन से बचाया, बल्कि सभी को यह भी दिखाया कि सच्ची भावनाओं और प्यार से किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। इस प्रकार अहमद और अली की दोस्ती और साहस ने गांव को न केवल दुश्मन से बल्कि जीवन की कठिनाइयों से भी बचाया। उनकी कहानी एक शक्तिशाली उदाहरण है कि एक सच्चा दोस्त वह होता है जो हर चुनौती में आपके साथ खड़ा हो।